बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कि इसको ये नाम क्यों दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसको नाम इसके सेंट्रल रोल की वजह से दिया गया। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंट्रल, और सेंट्रल यानी ये क्योंकि सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल के अंदर, बुनियादी हैसियत रखता है, मेन ऑर्गेनेली मेन पार्ट के तौर पे करता है, इस वजह से इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके अलावा इसको कैरियोन भी कहा जाता है, और कैरियोन कैरनल से निकला है जिसका मतलब होता है कोर, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन पार्ट, बेसिक पार्ट। तो कैरियोन भी कहा जाता है, न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली। प्रोमिनेंट का मतलब होता है नुमाया। प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली मतलब नुमाया ऑर्गेनेली, नुमाया सेलुलर पार्ट। प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली हैविंग सेंट्रल रोल इन सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ऐसी ऑर्गेनेली, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली हैविंग सेंट्रल रोल इन सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। यानी नुमाया ऑर्गेनेली जिसके गिर्द मेम्ब्रेन हो, सेल के अंदर जिसका मेन बुनियादी किरदार हो, सेंट्रल रोल प्ले कर रही हो, इसको हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। इसके बाद हमने बात करनी है डिस्कवरी की। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, और कब डिस्कवर किया? इन 1831। हमने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया है प्रोमिनेंट, यानी नुमाया, और इसकी प्रोमिनेंसी ही इसकी डिस्कवरी की वजह बनी। किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था। सभी साइंटिस्ट को इजीली ये ऑब्जर्व की, सभी साइंटिस्ट ने इसको इजीली ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि ये नुमाया थी, क्योंकि ये प्रोमिनेंट थी। और यही वजह है कि इसकी प्रोमिनेंसी ही इसकी अर्ली डिस्कवरी की वजह बनी, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में ये डिस्कवर हो रही है, जबकि बाकी ऑर्गेनेलीज की बात करें तो वो 20वीं सेंचुरी में मोस्टली डिस्कवर हुई। तो इसकी प्रोमिनेंसी ही थी जिस वजह से ये क्या है, इजीली डिस्कवर हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अक्रेंस एंड लोकेशन, यानी किस जगह पाई जाती है, किन ऑर्गेनिज्म में, किन सेल्स में पाई जाती है, और फिर साथ ही साथ कि इसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। अक्रेंस की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड हमने कहा है। इट मीन कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होने की हैसियत से ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, इस ऑर्गेनेली की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, क्योंकि मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है। जबकि कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें ये एब्सेंट होगी, जिनमें ये नहीं होगी। सो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, यानी मैच्योर आरबीसीज की बात करें तो उनमें ये नहीं होगी। और साथ ही साथ सीव सेल्स, इनको सीव ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं, सीव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये फ्लोएम टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स हैं, यानी प्लांट्स में पाए जाने वाले सेल्स हैं। इनकी बात की जा रही है कि इनके अंदर भी नहीं होते। अर्ली स्टेजेस पे दोनों में मौजूद होगी, रेड ब्लड सेल्स में भी और सीव ट्यूब सेल्स में। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योरिटी अटेन करने पर इनमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। अगर हम आरबीसीज की ही बात करें तो मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस वाली जगह को यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हीमोग्लोबिन रखा जाता है, हीमोग्लोबिन को स्टोर किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में आरबीसीज की हेल्प कर रहा होता है, और यही एक्चुअली आरबीसीज का मेन फंक्शन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, और सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होगी। अब आगे इसकी लोकेशन है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन सेंटर, मोस्टली सेंटर में मौजूद होती है, और मोस्टली से मुराद के ज़्यादातर ये सेंट्रल ही होगी। यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें भी ये मौजूद होगी ज़्यादातर सेंट्रल ही होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। यानी सेंट्रल के अलावा भी कुछ सेल्स ऐसे हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके सेल्स के अंदर ये सेंट्रल नहीं होगा। जैसा कि अगर हम सेंट्रल की बात करें तो इसमें क्या है, मोस्टली सेंटर, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल्स के सेंटर में मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, वाइल ऑन पेरिफेरी ऑफ प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल्स में ये क्या है, पेरिफेरी पर मौजूद होते हैं। और पेरिफेरी से मुराद किनारों पर, और किनारों पर पाए जाने की वजह क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है एक प्लांट सेल,
ये सेंट्रल मेन पार्ट जो है वो सेल के अंदर वैक्यूल है। इस वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफ्री पर, किनारे पर चला गया है। और यही बात हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमल सेल्स में मोस्टली ये क्या है, ये सेंट्रल होगी, सेंटर में पाई जाती है। जबकि अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो ये पेरीफ्री पर होगी, किनारों पर पाई जाती है। किस वजह से? वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से। और ये दो पॉइंट इसकी लोकेशन की आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेप एंड नंबर, यानी इसकी शक्ल कैसी है और साथ ही साथ इनकी तादाद सेल के अंदर एक है या एक से ज़्यादा कितनी है। शेप की जब भी हम बात करते हैं तो शेप के वजह से एक तो ये कहा जाता है कि जी मोस्टली दे आर सफेरिकल और सर्कुलर, यानी ज़्यादातर क्या है, ये गोल होंगे, सफेरिकल या सर्कुलर। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जैसे कि WBCs वाइट ब्लड सेल्स के मुख्तलिफ सेल्स के अंदर क्या होता है कि इनकी जो शेप है वो सर्कुलर या सफेरिकल नहीं होती बल्कि लोब्ड होती है। बाइलोब्ड हो सकती है, लोब्स मौजूद होंगे, ट्राइलोब्ड होगी, बेहंगम बेढंगी सी शक्ल होती है। लेकिन ज़्यादातर क्या है, मोस्टली न्यूक्लियस इज सफेरिकल और सर्कुलर इन शेप, यानी शेप इसकी ज़्यादातर क्या है, सफेरिकल या सर्कुलर देखी गई है। जबकि नंबर की बात करें, इट्स नंबर वेरी, बदलता रहता है, चेंज होता है, डिफर करता है इन स्पीशीज, इन द सेल्स ऑफ स्पीशीज, यानी डिफरेंट सेल की डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ के सेल्स के अंदर जो नंबर है न्यूक्लियस का वो वेरी करता है, वो बदलता रहता है, वो तब्दील होता रहता है। यानी कोई स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते कि हर एक के अंदर हर एक स्पीशी के सेल में एक न्यूक्लियस होगा या दो, नहीं, स्पेसिफिक नहीं, बल्कि वेरी करेगा। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इनको हम बोलते हैं दे आर नोन एज मोनोन्यूक्लिएट। और मोस्ट ऑफ सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल्स हैं चाहे वो एनिमल सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ सेल्स आर मोनोन्यूक्लिएट और उनमें सिंगल न्यूक्लियस ही मौजूद होता है। ये यानी कि जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं सेल्स जिनको हम मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। इसके अलावा भी केसेस हैं, मोनोन्यूक्लिएट के अलावा बाइन्यूक्लिएट भी हैं। ऐसे सेल्स जिनमें दो न्यूक्लियाई मौजूद हों, इनको हम बोलते हैं दे आर बाइन्यूक्लिएट, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। और इसकी मिसाल पैरामीशियम की है। पैरामीशियम के अंदर एक सेल के अंदर, पैरामीशियम के एक सेल में क्या है, दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। जबकि कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें दो से भी ज़्यादा मैनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं पर सेल, इनको हम बोलते हैं दे आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट। और इनमें क्या होगा, मैनी न्यूक्लियाई पर सेल ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल सेल, स्पेशली हम मसल सेल्स को कोट करते हैं, मसल सेल्स में मैनी न्यूक्लियाई पर सेल ऑब्जर्व किए जाते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स में देखें, फंजाई में देखें, तो फंगल सेल्स में भी स्पेसिफिक सेल्स या हाइफी के अंदर या उनके सेल्स के अंदर मल्टीपल मैनी न्यूक्लियाई ऑब्जर्व किए जाते हैं पर सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स की मिसालें मौजूद हैं, उसमें मसल सेल आता है, उसमें फंगल सेल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी के हवाले से हमने यहाँ पे देखना है कि न्यूक्लियस कब नज़र आता है और कब नज़र नहीं आता। न्यूक्लियस हमेशा हमें नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे नज़र आता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में, उस स्टेज पर हमें न्यूक्लियस नज़र आता है। और जब ये नज़र आ रहा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता और जब हमें न्यूक्लियस नज़र आता है, तो उस सूरत में हमें इसकी मेम्ब्रेन्स नज़र आती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इसमें मौजूद सॉल्युबल सैप या फ्लूइड नज़र आता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे बारीक फाइबर्स या उनका फाइबर्स का जाल नज़र आता है जिनको क्रोमेटिन नेटवर्क बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूक्लियोलस नज़र आता है। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर होता है तो उस सूरत में ना सिर्फ हमें न्यूक्लियस नज़र आता है बल्कि इसमें इसके ये कंपोनेंट्स भी नज़र आते हैं। और ये डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है। और इसमें मौजूद जो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर्स हैं, बारीक धागे हैं, ये कंबाइन होके क्या है, क्रोमोसोम की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और क्रोमोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, डीएनए की सूरत में विरासती मादा इसमें मौजूद होता है। वर्ड बाय वर्ड हम इसको यहाँ पे देखेंगे। न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली व्हेन सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज। सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता उस सूरत में ही हमें सिर्फ न्यूक्लियस नजर आता है। इन दिस फॉर्म इट कंटेन्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। इसमें फाइबर्स का जाल नज़र आता है, यानी ढेर सारे हमें छोटे छोटे बारीक धागे नज़र आते हैं। और इन धागों को हम क्या बोलते हैं, दीज फाइबर्स आर नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क्स। इनको क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल का नाम दिया जाता है, सिंपली इसको क्रोमेटिन भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस कंटेन अ सॉल्युबल सैप नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म
इज़ आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, और इसकी कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से मिलती जुलती है, बस फ़र्क ये है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड या जेल लाइक सब्सटेंस है, और ये सॉल्युबल सैप, ये जेल लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेज इन डिवाइडिंग सेल्स, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, दी न्यूक्लियस डिसअपीयर्स, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, इसमें मौजूद जो फाइबर्स हैं जिनको हमने क्रोमेटिन फाइबर्स का नाम दिया, क्रोमेटिन मटेरियल का नाम दिया, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो न्यूक्लियस डिसअपीयर्स एंड क्रोमोसोम मटेरियल, सॉरी क्रोमेटिन मटेरियल इन इट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क, ये एक्चुअली क्या है, ये हेरिडिटी मटेरियल है, या इसमें हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है डीएनए की फॉर्म में। ये इसके अंदर विरासती मादा मौजूद होता है जिसने खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करनी होती हैं, और यही वो विरासती मादा डीएनए इसके अंदर जिसने क्या है वन सेल की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपोजिशन का। कंपोजिशन के एतबार से न्यूक्लियस जो है, इसमें डीएनए मौजूद होता है, इसमें आरएनए मौजूद होता है, इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, और प्रोटीन में भी स्पेशली एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, फर्दर डीएनए की फॉर्मेशन के लिए, डीएनए की कॉपी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होना होता है, जिनको डीएनए की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, और जितनी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शामिल है, न्यूक्लियोलस शामिल है, न्यूक्लियोप्लाज्म और फिर क्रोमोसोम शामिल है। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं जो मिल के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस की डायग्राम है, थोड़ी लार्ज करके हमने और बिना सेल के हमने जस्ट न्यूक्लियस की डायग्राम को यहाँ पे शो किया है। अब अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है, और ये एक मेम्ब्रेन नहीं, एक्चुअली ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो मेम्ब्रेन का कम्बिनेशन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को ही एक्चुअली कलेक्टिवली हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं, और दो हैं क्योंकि दो मिलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इन दोनों को, इनर और आउटर को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम भी देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बैरूनी साइड पे मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूसली मौजूद होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल को सराउंड करती है, या मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको ये सराउंड करती है। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों क्या हैं, कुछ पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हैं। वैसे तो कंटिन्यूस होने से क्या होगा, स्पेसिफिक पाथवे की फॉर्मेशन होगी, स्पेसिफिक पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इन पोर्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है, इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा कट लगाएंगे, और हम अपने पॉइंट को यहाँ क्लियर करेंगे कि सम टाइम आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूस। कुछ जगहों पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या है, वो कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी थी, इस साइड पे भी क्या है, ये कंटिन्यूस होंगी। नतीजा क्या निकलता है, एक रास्ता बनता है, एक ओपनिंग क्रिएट होती है, एक पाथवे की फॉर्मेशन होती है, पोर बनता है। ये जो पोर इनर और आउटर के कंटिन्यूस होने की वजह से बनता है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर क्या है, चीज़ों या सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो मुख्तलिफ चीज़ों का तबादला है उसको ये रेगुलेट करने में यूज़ हो रहे होते हैं। हाँ, इनकी जो तादाद है वो वेरी करती रहती है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो अनस्पेशलाइज्ड हैं। अनस्पेशलाइज भी कहते हैं, जनरलाइज भी कहते हैं, आम सेल भी कहते हैं, या ऐसे सेल जो कि फ्यूचर में बहुत सारे स्पेशलाइज सेल की फॉर्मेशन करने की सलाहियत रखते हों, ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कहलाते हैं। और उसमें सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास एग सेल की है, हमारे सिलेबस में मौजूद। तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में न्यूक्लियर पोर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इवन एग सेल की यहाँ पे हमारे सिलेबस में दी गई है कि एग सेल में 30,000 न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं पर न्यूक्लियस। और इतने ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स की मौजूदगी असल में क्यों है, इसलिए कि
एग सेल एक जनरलाइज सेल्स है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर हो रही होती हैं। ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी ज़्यादा रिक्वायर है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, या जो भी सब्सटेंसेस रिक्वायर हैं वो आएंगे, जिनकी फॉर्मेशन करके जिनको बाहर भेजना है उनकी ट्रांसपोर्ट। इट मीन कि बहुत ज़्यादा मिकदार में सब्सटेंसेस आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं जनरलाइज सेल्स में, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए न्यूक्लियर पोर्स की तादाद भी जनरलाइज सेल में या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में ज़्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, इनको स्पेशलाइज सेल्स भी बोलते हैं, जैसे मसल सेल हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। स्पेशलाइज होने की वजह से क्या होगा कि इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही कम होती हैं, फिर ट्रैफिक या फिर ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंसेस की है वो भी कम होगी, इसलिए न्यूक्लियर पोर्स की तादाद भी इनमें कम नज़र आती है। और आरबीसीज़ की एग्जांपल यहाँ सिलेबस में दी गई है कि आरबीसीज़ के अंदर कितने मौजूद होते हैं, 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आखिर पे इसी एक्सप्लेनेशन में ये पॉइंट दिया गया है कि न्यूक्लियर पोर जो है, हर न्यूक्लियर पोर की जो शेप है वो स्पेसिफिक होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक होता है, और इसकी स्पेसिफिसिटी की वजह से ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की ही ट्रांसपोर्ट जो है उसको पॉसिबल बनाता है। यानी हर एक चीज़ जो है इसमें से गुजर नहीं सकती, हर एक चीज़ को ये अलाउ नहीं कर रहा होता, इस वजह से ये सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वर्ड बाय वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे। इट इज़ दी मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एक्चुअली अ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, असल में न्यूक्लियर एनवेलप है, और इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर एनवेलप का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस एट सम पॉइंट्स। कुछ जगहों पे एट सम प्लेसेस आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या है, कंटिन्यूसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगा। वाइल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस से मुराद होता है कवर करना, सराउंड करना। तो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, एनक्लोज करती है, कवर करती है न्यूक्लियर कंटेंट को, न्यूक्लियर मटेरियल को, जो कि क्रोमेटिन की फॉर्म में मौजूद होता है। नेक्स्ट, द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स आर कंटिन्यूस एट सर्टेन पॉइंट्स। कुछ जगहों पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स क्या है, वो कंटिन्यूस है, और इनकी कंटिन्यूटी क्या करेगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। तो कुछ जगहों पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन क्या है, वो कंटिन्यूस है, और इनकी कंटिन्यूटी की वजह से क्या है, एक पाथवे पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इन पाथवे या इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान सबस्टांसेस की जो ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल करते हैं, अलाउ करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर वेरी ग्रेटली, बहुत बड़े पैमाने पर ये जो तादाद है न्यूक्लियर पोर की वो बदलती रहती है न्यूक्लियस के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि सेल कैसा है जिसमें न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया जा रहा है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जिनको हमने कहा कि अनस्पेशलाइज्ड या जनरलाइज सेल्स हैं, जैसा कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल सच एज एग सेल, जैसा कि एग सेल है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है, हैव न्यूमरस पोर्स पर न्यूक्लियस। यानी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जैसा कि एग सेल है, इसमें न्यूक्लियर पोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि एग सेल है, इसमें न्यूक्लियर पोर्स बेताश होते हैं, और कितने होते हैं, 30,000 पर न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको याद रखना है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में न्यूक्लियर पोर्स की तादाद दैट इज़ 30,000 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस। वेयरएज जबकि डिफ्रेंशिएटेड सेल यानी कि स्पेशलाइज सेल सच एज एरिथ्रोसाइट्स, यानी एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम स्पेशलाइज सेल भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स एक्चुअली क्या है, दीज आर RBCs, रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल जैसा कि एरिथ्रोसाइट हैव ओनली 3 to 4 पोर पर न्यूक्लियस, यानी डिफ्रेंशिएटेड या स्पेशलाइज सेल्स के अंदर न्यूक्लियर पोर्स की तादाद कम होती है। उसमें से एक एग्जांपल यहाँ रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्म में दी गई है कि इनमें 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन डिफ्रेंशिएटेड एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल एज इंपॉर्टेंट MCQs होगा। नेक्स्ट,
ईच पोर हैज डेफिनेट शेप, हर पोर की, चाहे थोड़े हैं ज़्यादा हैं, हर पोर की क्या है, हर पोर का अपना एक स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट स्ट्रक्चर है। ईच पोर हैज़ डेफिनेट स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट, सब्सटेंसेस का आना जाना उनको कंट्रोल कर रहा होता है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है। तो इट नॉट मीन कि ये हर एक सब्सटेंस को अलाउ, बल्कि स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक फोर्स से ही गुजर सकेंगे उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में ये कहा जाता है कि न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस कहलाता है। जब भी हम न्यूक्लियस को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो न्यूक्लियस को देखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको डाई करते हैं, इसको कोई ना कोई रंग देते हैं। बेसिक डाई नॉर्मली यूज़ होती है, ये ब्लू कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है। तो जब हम डाई करते हैं न्यूक्लियस को या जेनेटिक मटेरियल को, जब हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना उससे पहले, तो क्या होता है, जो डाई हम यूज़ करते हैं, जब वही रंग वो डाई हम न्यूक्लियस या फिर इन कंटेंट्स पर अप्लाई करते हैं, तो न्यूक्लियस को भी रंग चढ़ेगा, न्यूक्लियस भी रंगदार होगा। न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है, ये बहुत गहरा रंग, इसके ऊपर बहुत गहरा रंग चढ़ता है, ये बहुत गहरा रंग हासिल करता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में भी ये कहा गया कि डार्कली स्टेन्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी गहरे रंग का न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाने वाला हिस्सा ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तादाद की बात करें तो वेरी करते रहते हैं, एक भी हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मौजूद हो। फिर इसके अंदर दो मखसूस हिस्से हैं, दो रीजन्स हैं, आउटर ग्रैन्युलर एरिया है और सेंट्रल फिब्रल एरिया है। आउटर या पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया यानी किनारों पर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में पाया जाने वाला एरिया जो रीजन है, वहाँ ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर ये सब्सटेंस मौजूद होते हैं, मटेरियल मौजूद होता है। और ये ग्रैन्यूल्स एक्चुअली क्या है, दीज आर प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, या प्रीकर्सर कहते हैं ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसने फ्यूचर में किसी और सब्सटेंस या किसी और स्ट्रक्चर में चेंज होना है, क्योंकि इन ग्रैन्यूल्स ने फ्यूचर में राइबोसोमल सब यूनिट्स के अंदर चेंज होना होता है। इसीलिए हम इस सब्सटेंस इन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं कि दीज आर प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। जबकि अगर हम सेंट्रल रीजन की बात करें तो ये फिब्रल्स, छोटे छोटे बारीक धागों पर मुश्तमिल होता है। और ये फाइबर्स या ये फिब्रल्स जो हैं, इनमें क्या मौजूद होता है, या ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है, इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले आरएनए मौजूद होते हैं, और फिर साथ ही साथ आरडीएनए मौजूद होता है, यानी वो डीएनए जिसने राइबोसोम्स को या राइबोसोम की फॉर्मेशन या राइबोसोम से रिलेटेड जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और इसी से मुतल्लिक न्यूक्लियोलस से मुतल्लिक पॉइंट कि ये वो जगह जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन भी होती है, जहाँ पे उसकी स्टोरेज भी होती है। और इसी के साथ साथ कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसी राइबोसोमल आरएनए को यूज़ करके न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम्स की फॉर्मेशन की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन भी न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, और उसी के साथ साथ क्या है कि जो राइबोसोम्स हैं उनकी फॉर्मेशन, उनकी असेंबलिंग भी यहीं न्यूक्लियोलस के अंदर हो रही होती है। न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ अ राइबोसोम, न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ आरएनए। और जब फार्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो जो राइबोसोम्स हैं उनको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम न्यूक्लियोलस से रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड, डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, यानी गहरे रंग पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम बोलते हैं इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। इट हैज़ नो बाउंड्री, इसमें कोई दीवार नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई वेरी पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एतबार से क्या है, न्यूक्लियोलाई जो है उनकी तादाद बदलती रहती है। कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, एक न्यूक्लियोलस होगा, कुछ सेल्स के न्यूक्लियस में क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होती हैं, न्यूक्लियोलाई। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू रीजन्स, ये दो रीजन्स, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। द पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया सॉरी, अगर हम किनारों की बात करें, ये हमारे पास न्यूक्लियोलस की डायग्राम है, इसमें अगर हम किनारों की बात करें तो हमें छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, इनको ग्रैन्यूल्स कहा गया क्योंकि ये किनारों पर मौजूद हैं, इसीलिए इनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया। और पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया किस चीज़ पर मुश्तमिल है, कंपोज्ड ऑफ प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स,
यानी ये जो ग्रेन्यूल्स हैं एक्चुअली क्या है, दीज ग्रेन्यूल्स या ये जो दाने हैं ये राइबोसोमल सब यूनिट के प्रीकर्सर्स हैं। इन्होंने फ्यूचर में क्या है, ज़रूरत पड़ने पर राइबोसोमल सब यूनिट लार्जर या स्मॉलर सब यूनिट की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होना है। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये वो हिस्सा है जहाँ पे क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन होती है। ये वो सबस्टांस हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं जिन्होंने राइबोसोमल सब यूनिट्स में चेंज होना होता है। फर्दर एंड सेंट्रल फिब्रिल एरिया, न्यूक्लियोलस का ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे बारीक धागे मौजूद होते हैं और ये सेंट्रल फिब्रिल एरिया, सेंट्रल फिब्रिल रीजन कहलाता है न्यूक्लियोलस का, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। यानी ये जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया है, सेंट्रल फिब्रिल रीजन है, ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले सब्सटेंसेस या स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। और ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले कौन सी चीज़ें हैं, इट इज़ RNA एज वेल एज RDNA, राइबोसोमल DNA फुल फॉर्म होगी। और ये वो DNA है जिसके पास इंफॉर्मेशन RNA की फॉर्मेशन या राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए होती है। द राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन न्यूक्लियोलस। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि राइबोसोमल RNA जो है उसका सिंथेसिस, उसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होती है। फॉर्मेशन के बाद उसको स्टोर भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही किया जाता है और ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कंसीडर किया जाता है। जबकि इसी के साथ एक और फंक्शनिंग पॉइंट भी, इन न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स आर आल्सो असेंबल्ड, यानी राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। असेंबल्ड का मतलब होता है बनाया जाना, एंड ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म वायर न्यूक्लियर पोर्स, यानी राइबोसोम्स की फॉर्मेशन यहीं न्यूक्लियोलस में होगी और बनने के बाद राइबोसोम्स को न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में आके अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्टार्ट करेंगे। इस तरह क्या है, फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में हुई राइबोसोम्स की, जबकि फंक्शनिंग जो है वो साइटोप्लाज्म में आके कंप्लीट करेंगे। आखिरी हमारा हिस्सा इस टॉपिक से रिलेटेड या आज के जो पॉइंट्स थे उनसे रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस होती हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के वाले से जो रिकमेंडेशंस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोलस है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन नोट आता है और एज ए नोट ही इसको रेडी किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, इसके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी नोट आ सकता है। इसके ऊपर भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, सिंपली व्हाट यू नो अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि एक और शॉर्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर पोर के बारे में बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बजाय समटाइम न्यूक्लियर पोर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन और इवन MCQs, क्रोमेटिन नेटवर्क के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक और हिस्सा रहता है न्यूक्लियस से रिलेटेड, जो कि क्रोमोसोम के नाम से है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।